जो खेती हो उसमें कैसे उनको उपज का सही मूल्य मिले। पिछले वर्ष हमने पहली बार मक्की का, प्राकृतिक मक्की का मूल्य 30 रुपये तय किया और जनता के वहाँ जो किसान थे उनके हाथों में पैसा किया। मक्की का गेहूं का हमने 40 रुपये तय किया। अभी गेहूं खरीदी नहीं गई क्योंकि गेहूं का सीज़न खरीदने का अब है। जो भी प्राकृतिक खेती से उगाया जाएगा उसका हम गेहूं का सीज़न जो होगा उसमें वृद्धि की गई। इस बार हमने कहा कि मक्की का जो मूल्य है प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की का वो 40 रुपये सरकार खरीदेगी और 60 रुपये जो गेहूँ वो सरकार खरीदेगी। इसके बाद हमने एक चीज़ देखी कि लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। उसका मूल कारण बंदरों द्वारा फसलों को उजाड़ना है, नील गाय सूरों द्वारा फसलों को उजाड़ना है। तो हमने कहा कि कोई ऐसी उपज ढूंढी जाए जो किसान लगाए और किसान को उसकी आय हो। इस तरह से हमने पाया कि टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, अगर उसको लगाते हैं तो उसको बंदर नहीं खाता है। जब अंकुर फूटता है तो बंदर उसको निकाल के, कई बार मक्की के अंकुर को फूट कर निकाल के खा लेता है। और हमने ये पाया कि 9 महीने में हल्दी तैयार होती है। उसे 90 रुपये 90 रुपीस प्रति किलो के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीदेगी और तकरीबन 9 महीने बाद जब किसी के पास 10 क्विंटल मक्की होगी उसकी जेब में 1 लाख रुपया होगा। उस मक्की के साथ अगर वो गेहूँ भी पैदा करता है, अगर 10 क्विंटल गेहूँ होगी तो 60,000 रुपया उसको मिलेगा और उसके साथ 40 मक्की भी पैदा करता है 40,000 रुपया भी उसको मिलेगा। तो एक गांव के किसान के पास जो कार्य करेगा तो उसको एक साल में 2 से 2.5 लाख रुपया आराम से आय हो सकती है। हल्दी को उगा के उसको ज़्यादा देखभाल नहीं करती पर सरकार खरीदेगी। उसके अलावा इन खेतों को बचाना है हमने। तो आपने देखा कि हमने मुख्यमंत्री संरक्षण योजना लाई है कि नील गाय ना घुस सके तो उसमें जालीदार सोलर ऊर्जा और नकुली तारों का इस्तेमाल के लिए हमने बजट में प्रावधान किया है। 1 साल बाद आप इनकी स्थिति में बदलाव देखो। जब हमने दूध का रेट बढ़ाया तो आनी, रामपुर, रोडों में वो बदलाव हमें देखने को मिला। अब हमें एक साथ दूध का रेट हम पहले अगर बढ़ाएं तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी हमने ढगवार का काम शुरू कर दिया है जो अगले मार्च में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस दृष्टि से खेती को कैसे मजबूत किया जाए और गांव में रहने वाले किसान और आम आदमी जो खेती पर निर्भर है उसकी जेब में कैसे पैसा डाला जाए, ये दृष्टिकोण रखा गया। ऊना में आलू होता है, आलू का उचित मूल्य नहीं मिलता, तो ऊना के आलू को उचित मूल्य देने के लिए हमने वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लगाया और उस प्रोसेसिंग यूनिट से भी जो आलू खरीदने वाला किसान है उसके डायरेक्ट हाथ में पैसा जाएगा। बागवानों के लिए भी हमने योजना लेकर आई। बागवानी हमारी एक स्थापित उद्योग है, उसको और कैसे स्ट्रेंथनिंग करना उस दिशा से काम कर रहे हैं। अब जो आलू है, अगर सेब भी लगेगा तो आलू वहाँ भी लगेगा, नीचे खेत के नीचे हो सकता है, हल्दी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मक्की भी होती है। तो इस सब दृष्टिकोण को पहचानते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के इस पहलू को हमने बढ़ावा दिया। फिर हमने देखा कि हमारे गांव जो है जंगल भी साथ, जिस प्रदेश की 67% भूमि वन भूमि कहलाती है, उस 67% वन भूमि पर प्लांटेशन जो होती है वन विभाग द्वारा की जाती है, वो पहले सरकार द्वारा की जाती थी। हमने कहा कि जो पंचायतों में महिला मंडल बने हैं, युवक मंडल बने हैं, स्वायत्त संस्था में बने हैं, उसमें अगर वन विभाग 1 हेक्टेयर क्षेत्र उनको देता है कि इस वन की भूमि पर आपने पौधा लगाना है, हमने उसका भी मूल्य तय कर दिया। अगर कोई बाढ़ लगाने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा, खुद लगाना चाहे या विभाग लगा के दे देगा, खुद भी लगा सकता है महिला मंडल,
और उसके बाद उसको पौधे दिए जाएंगे। उन पौधों को लगाने के लिए और बाड़ लगाने के लिए एक महिला मंडल को 1 हेक्टेयर क्षेत्र में, यानी 1 हेक्टेयर होता है 12.5 बीघे, यानी 25 कनाल, उसमें लगाने के लिए उसको 2,40,000 बाढ़ की शहद देंगे। बाढ़ महिला मंडल खुद लगाना चाहता है, ठीक है, नहीं तो वन विभाग खुद लगा के देगा। फिर क्या होता है, प्लांटेशन के समय आप क्या करते कि प्लांट लगा दिया, मुख्यमंत्री जी ने प्लांट लगा दिया, उप मुख्यमंत्री जी ने प्लांट लगा दिया, विधायकों ने प्लांट लगा दिया और प्लांटेशन हो गया। और प्लांटेशन की देखभाल कौन करेगा? कोई देखभाल नहीं करता। उस प्लांटेशन की देखभाल करने के लिए हमने 1 लाख निश्चित किया और कहा कि अगर 100 पौधे लगते हैं, 100 में से 50 पौधे भी अगर वो जीवित रहते हैं तो उसे 1 लाख मिलेगा। फिर उसकी जड़ें मजबूत अगले साल होगी, फिर 1 लाख मिलेगा। इस तरह 6,40,000 महिला मंडलों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा है। ये उद्देश्य उसका है। तीसरी बात कि हमारी जो डेयरी इंडस्ट्रीज है वो कैसे बढ़े, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को खर्च किया जा रहा है। फिर उसके बाद हमने टूरिज्म सेक्टर को देखा। टूरिज्म सेक्टर में बड़े उद्योगपति यहाँ आना चाहते हैं। मैंने 2 साल के अनुभव में ये पाया कि हमें कुछ नियमों और कानूनों में बदलाव करने की जरूरत है। 3 स्टार यहाँ बनाना चाहते हैं, 4 स्टार यहाँ बनाना चाहते हैं, 5 स्टार यहाँ बनाना चाहते हैं और 7 स्टार यहाँ बनाना चाहते हैं। तकरीबन 200 होटल जो है वो विभिन्न नियमों और कानून के तहत बदले। हमने कहा कि 200 होटल वाले जो भी अपनी एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे, 1 महीने के भीतर हम उनको परमिशन दे देंगे और अपना कार्य शुरू करें। उसी तरह बड़े हॉस्पिटल्स वाले भी आना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने वेलनेस सेंटर के तौर पर हमने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आगे किया। जो भी परिस्थितियां हैं, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, हमने कहा कि कोई डीजल की बस खरीदना चाहता है, अगर 40 लाख की डीजल की बस है तो उसे 30% सब्सिडी मिलेगी, यानी 12 लाख सब्सिडी मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिकल बस खरीदना चाहता है ताकि जो बसों की कमी है तो उसे 40% सब्सिडी मिलेगी, यानी 1 करोड़ में 40 लाख की सब्सिडी हम देने जा रहे हैं। और राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का ये फायदा हुआ कि 40 गाड़ियाँ हमारी डिपार्टमेंट में लग गई। उन युवाओं ने उसको साफ भी रखना, उन युवाओं ने उससे अपनी जीविका कमाना शुरू कर दिया। फिर हमने अपने पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। पहले दिन से हमारा ग्रीन स्टेट बनाने का, जितनी इलेक्ट्रिकल, अभी हम एक नीति लाएंगे, जो भी डीजल पेट्रोल की गाड़ी ई टैक्सी में बदलना चाहता है, एक सीमित आय उसकी है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। और हमारी जो संपदा है वो कुछ ही लोगों के हाथ में और कुछ ही लोगों द्वारा संचालित की जाती है। मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि हमारी संपदा का अधिकांश भाग, हमारी इकॉनमी का अधिकांश भाग सरकारी कर्मचारियों को पेंशन, वेतन और ऋण की अदायगी और मूलधन में चला जाता है। तो उस संपदा का कुछ भाग हिमाचल प्रदेश की उस समाज के वंचित वर्गों को भी मिले जो इस समाज में किसी न किसी रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो जो सब्जी विक्रेता है, जो चाय वाला है, जो पान वाला है, जो जूते की मरम्मत करने वाला है, वो बेचारे 1 लाख का लोन लेते हैं, बढ़कर वो 1.5 लाख का हो जाता है और 1.5 लाख के बाद 2 लाख लोन हो जाता है। हम उसके साथ एक 1 टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे और उस पॉलिसी के तहत उसके ब्याज को निश्चित किया जाएगा और उस ब्याज को हम सरकार द्वारा वहन करेंगे। मूलधन जो होगा वो अगर पे करने की क्षमता में होगा तो उस दुकानदार, लघु दुकानदारों को देंगे। इसके अलावा किसान है, किसान ने ग्रीन हाउस के लिए लोन ले लिया, उसका बिक रहा है, वो मूलधन देना चाहता है लेकिन ब्याज मूलधन से ज़्यादा हो गया है, तो उसमें भी हम 1 टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे और उनका आने वाले समय में जो ब्याज के साथ हमारी 1 टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी बनेगी उनको माफ़ किया जाएगा। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने समाज के उस वंचित वर्ग का ख्याल रखा है जो वंचित वर्ग, समाज के उस वंचित वर्ग कई सालों से उपेक्षित महसूस कर रहा है।
उसके अलावा घरों में काम करने वाले डोमेस्टिक सर्वेंट्स होती है, लेडीज़ होती है, बेचारे घर में काम करती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हमने कहा कि उनके पास आय सीमा की कोई पात्रता नहीं होगी। उन महिलाओं की अगर एक बेटी है, दो बेटी है, हमारी सरकार इंदिरा गांधी प्यारी सुख सम्मान निधि के तहत उन बेटियों को 1500 रुपया हर महीना देना 1 जून से शुरू कर देगी। उसके अलावा विधवाओं की बेटियां हैं, विधवा महिला को तो पेंशन मिल रही है, उनकी बेटियों को भी हम 1500 रुपया महीना पात्र महिलाएं जो होंगी वो उनको देना हम शुरू कर देंगे इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत। यही नहीं, ये सब चीज़ें देने के बावजूद हमने हर वर्ग का सोचा, किसान का सोचा, छोटे दुकानदार का सोचा, घर में काम करने वाले लोगों का सोचा, और फिर सरकारी कर्मचारी आते हैं। सरकारी कर्मचारियों ने विकास की गाथा लिखी है। कुछ सरकारी कर्मचारी आंदोलन करते हैं, पेंशन आंदोलन करते हैं। आंदोलन का नहीं, हमारा मकसद तो प्रदेश की संपदा का सही बंटवारा करना है। मैंने कई बार कहा है, हम अपनी संपदा को तो ना तो लुटाएंगे ना ही लुटने देंगे, उस संपदा का समाज के सभी वर्गों में सही बंटवारा करेंगे। इस दृष्टि से हमने जो 70 साल से ऊपर के पेंशनधारी है उनकी इस साल सारे जो एरियर है उसको देने की हमने घोषणा की। इसके साथ क्लास 3, क्लास 4, क्लास 1 का भी चरणबद्ध तरीके से एरियर देने की हमने घोषणा की। उसके अलावा किसी सरकारी कर्मचारी ने ये सोचते हुए विचार में, सभी मैं सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ